हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आगे के टॉपिक्स जो पिछली क्लास में नहीं हो पाए थे। वो टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास के अंदर हमने समझा कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि भाई अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जाए यानी कि कंजम्पशन किसके द्वारा की जाती है, कंजम्पशन कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती है। तो अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो कंज्यूमर कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके कंपोनेंट के बारे में हमने समझा। जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट में सबसे पहले हाउस होल्ड आते हैं, सेकंड नंबर पर हमारे पास गवर्नमेंट आती है और थर्ड नंबर पर हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेशंस आती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने का नहीं होता है बल्कि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटी करने का। जी हाँ, ये समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन की बात तो हमने कर ली, अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ करूं, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले यह समझना कि ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है वो कहां से आया है। ये हमारा वर्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ब्रिटिश वर्ड इन्वेस्ट से आया है। और इन्वेस्ट जनरली क्या कहता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी भी एसेट में। और एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमें कुछ वहां से रिटर्न मिल सके। अब आप खुद सोचिए, आपके पिताजी या फिर आपके घर पर कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपसे कहते होंगे कि भाई हम इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मुझे इससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो सेम सेंस में अगर मैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है ये वर्ड समझना ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट। आइए समझते हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सी सेंस में आपको मैं बताऊं, हमारे पास क्या होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट जनरली किसके द्वारा की जाएगी। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सबसे पहले समझिएगा, इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। जनरली वो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, अगर मान लो प्रोड्यूसर जनरली इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किस में करेगा सर, वो जनरली करेगा अपने प्लांट्स एंड मशीनरी के अंदर। किसके अंदर करता है सर, प्लांट्स एंड मशीनरी। अब वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, क्योंकि इसी से ही वो क्या करता है सर, अपनी गुड्स बनाता है। इसी से क्या करेगा, वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो वो बेसिकली क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है, जब वो गुड्स बनाएगा तो वो गुड्स को बनाकर क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा। और सेल किसके लिए करेगा, सेल करता है कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर क्या करेगा, यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। जो हम लोगों ने समझा है कि हमारे कंज्यूमर जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर हमारे पास क्या है बच्चों, हाउस होल्ड है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास कौन कंज्यूमर है, दूसरे नंबर पर हमारे पास गवर्नमेंट आती है। और थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे इसके अंदर जनरली आते हैं। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बताया प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी कैसा एसेट होता है, कैपिटल एसेट होता है। कैपिटल एसेट होता है, तो कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के एसेट को हम क्या बोलते हैं, अब कैपिटल एसेट में जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या फिर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या मिलेगा, वहां से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा, चीजों को जनरेट करेगा। अब वो इसी तरह से क्या होगा बेटा, आप सोचो, एक बिजनेस था, उसके पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी। जब उसके पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी तो वो प्रोडक्शन जो करेगा गुड्स का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा। अब वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेके आता है। तो उसकी जो गुड्स है वो गुड्स क्या हो जाएंगी, और ज्यादा वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल सेंस में क्या मतलब हुआ, अगर मैं बेसिक सी सेंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है कि
जो हमारा कैपिटल एसेट्स है उन कैपिटल एसेट्स में इंक्रीमेंट होना, कैपिटल एसेट में इंक्रीमेंट करना, वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, जब हम कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीमेंट करते हैं, और वो कैपिटल का बेसिक मतलब यहां पर किससे है बच्चों, कैपिटल का यहां पर जनरल मतलब है आपके कैपिटल एसेट से, कैपिटल एसेट से। और कैपिटल एसेट के इंक्रीमेंट होना यानी कि कैपिटल एसेट को परचेज करना, वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपके प्रोड्यूसर के द्वारा। तो जब आपके कैपिटल एसेट में इंक्रीमेंट हुआ उसको क्या बोला हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट बोला। तो अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल के इंक्रीज को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब अगर मैं बात आप लोगों से करता हूं इसके फॉर्मूले की, अगर आप लोगों से बात करूं तो वो क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा के, जहां पर I का मतलब क्या है बच्चे, I रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट को, K रिप्रेजेंट करता है कैपिटल स्टॉक को, और ये बच्चे यहां पर डेल्टा के होगा। इसका मतलब क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ओवरऑल पूरे साल के अंदर, राइट। यहां पर बात की जाती है एक अकाउंटिंग पीरियड की, किसकी बात की जाती है, एक अकाउंटिंग पीरियड की। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना अकाउंटिंग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया या फिर कितना कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्ट किया गया, उसकी बात की जाती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज करिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक प्रोड्यूसर है और मिस्टर एक्स की एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के पास 01 यानी कि 1 जनवरी में 2 कैपिटल एसेट थे। अब लास्ट में क्या हुआ बेटा, लास्ट में यानी कि जब मैं बात करता हूं 31/12 की, तो यहां पर उसके पास जो टोटल एसेट हो गए बच्चे वो 10 हो गए। तो टोटल उन्होंने कितने एसेट में इन्वेस्ट किया, 8 इन्वेस्टमेंट की थी, 8 इन्वेस्टमेंट की गई या फिर 8 नए एसेट्स में उसके द्वारा क्या की गई, इन्वेस्टमेंट की गई। अगर मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊं तो सिंपल सेंस में इसका यही मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब होता है कि एसेट में इंक्रीज करना, कैपिटल एसेट में इंक्रीज करना। तो कैपिटल एसेट में इंक्रीज जनरली किया जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और प्रोड्यूसर्स कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट क्यों करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्मूले से, इसको याद रखिएगा। और वो फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा के, जहां पर I का मतलब क्या बच्चे, I रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट को, K रिप्रेजेंट करता है कैपिटल स्टॉक को, और डेल्टा K रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने एक अकाउंटिंग ईयर की बात करी, यहां पर समझो। अब मैंने जब यहां पर एक अकाउंटिंग ईयर की बात करी, इनिशियली अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितने कैपिटल एसेट थे बेटा, 2 कैपिटल एसेट थे, राइट। और लास्ट में जब 31 दिसंबर में मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर टोटल कैपिटल एसेट कितने हैं बेचा, 10 है। कितने हैं टोटल कैपिटल एसेट, 10 है। तो यहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कितना आया सर, चेंज आया सर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से जब मैं इनिशियल को माइनस कर दूंगा तो मेरा चेंज आ जाएगा। फाइनल कितना है सर, 10, इनिशियल कितना है हमारे पास 2, तो चेंज कितना है बेटा, 8 का चेंज आया बेटा। तो ये 8 एसेट्स में क्या किया गया है, बिजनेस के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि ये जो चेंज इन स्टॉक है यानी कि डेल्टा के जो है, ये जो चेंज है, ये चेंज क्या दिखाता है या फिर इस चेंज को क्या बोला जाता है, तो कहते हैं चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल के अंदर चेंज देखने को मिले तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर कैपिटल फॉर्म होती है, यहां पर क्या होती है, कैपिटल फॉर्म की जाती है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, जी सर। आगे समझिएगा, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट जो यहां पर की जाएगी उसको भी क्या बोला जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। जब मैं इकोनॉमी ऐसे होल लेवल की बात करता हूं यानी कि पूरी की पूरी कंट्री लेवल की बात करता हूं, तो कंट्री लेवल का मतलब क्या है, कंट्री लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन जो की गई है कैपिटल गुड्स की एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर कितनी गुड्स प्रोड्यूस की गई, कितनी कैपिटल गुड्स बनाई गई, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी कैपिटल गुड्स को बनाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमी ऐसा होल लेवल की,
राइट। सेकंड पॉइंट यहां पर समझिएगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की आप लोगों के साथ बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जनरली कितने टाइप की हो सकती है, ध्यान से समझो, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, राइट। समझना, अब ये जो प्रोड्यूसर है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोड्यूसर कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोड्यूसर मानिएगा यहां पर। अगर आप लोग प्रोड्यूसर हो तो आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो बेटा मैं एक प्रोड्यूसर हूं, राइट। अब मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मेरा बिजनेस है, अब मुझे अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो जनरली एक प्रोड्यूसर दो जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है फिक्स एसेट के अंदर। कहां पर करेगा, फिक्स एसेट के अंदर करेगा। और फिक्स एसेट के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है वो, ताकि सर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके गुड्स की। इस ऑब्जेक्टिव के साथ फिक्स एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सेकेंडली वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ सर, इन्वेंट्री के अंदर हमारे आती है, जनरली अगर मैं बात करता हूं तो इन्वेंट्री के अंदर हमारा आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर रॉ मटेरियल के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है, ताकि वो फाइनल गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि मार्केट में क्या होगी बच्चे, अनसर्टेनिटी होगी। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझो। सपोज करो बेटा आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मैं एक रॉ मटेरियल लेके आया। क्या लेके आया बच्चे, रॉ मटेरियल लेके आया। और रॉ मटेरियल कैसे समझिएगा, कुछ ऐसे समझिएगा। मैं क्या करता हूं बेटा, एक कप केक्स बनाता हूं। क्या बनाता हूं, कप केक्स बनाता हूं। तो जब मैं कप केक्स बनाता हूं तो कप केक्स को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, एग्स चाहिए। क्या चाहिए, एग्स चाहिए। मान लो बेटा एग्स की कीमत 1 जनवरी के अंदर ₹5 पर एग थी, राइट। लेकिन क्या हुआ, अगर मेरे पास इसका स्टॉक नहीं होगा, अगर मेरे पास इसकी इन्वेंट्री नहीं होगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकते हैं, इसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ सकती है, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। और अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा, प्राइसेस चेंज होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को और ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस पहले से ही क्या करके चलता है, इन्वेस्ट करके चलता है पैसा, राइट। कहां पर, अपनी इन्वेंट्री के अंदर भी। आगे बात करेंगे कि इन्वेंट्री के अंदर जनरली क्या क्या आता है, उसको भी समझने की कोशिश हम लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि भाई फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है जनरली जब हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जनरली जब प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है फिक्स एसेट के अंदर, जब प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाए किसके अंदर, फिक्स एसेट के अंदर। फिक्स एसेट के अंदर जनरली क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जब एक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है फिक्स एसेट के अंदर, तो उसको बोला जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो आइए समझते हैं। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट बेसिकली रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जब फिक्स एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए एक प्रोड्यूसर के द्वारा, तो हम ये बोलेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो अगेन वैसा ही एग्जांपल समझिए, या फिर वही एग्जांपल समझिए जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं 01 यानी कि 1 जनवरी की बात करता हूं तो 1 जनवरी के अंदर एक प्रोड्यूसर के पास टोटल जो हमारे पास एसेट थे, फिक्स एसेट थे, वो 2 थे। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, अकाउंटिंग ईयर मान लो बेटा मैं अमेरिकन अकाउंटिंग ईयर ना फॉलो करके जनरली क्या कर रहा है, यूके बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, तो यहां पर आप ये समझिएगा कि 31/12 को क्या हुआ, जो हमारे पास टोटल फिक्स एसेट हुए बेटा वो 10 हुए। तो यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया बेटा वो कितने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर किया गया, 8 प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या किया गया, यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया। और यहां पर जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसे को क्या करने वाला है, इन्फ्यूज करने वाला है, पैसे को डालने वाला है, पैसा डाल रहा है। और डाल क्यों रहा है वो पैसा, बेसिकली वो पैसा इसलिए डाल रहा है ताकि वो फ्यूचर में क्या करे, ज्यादा रिटर्न वहां से कमाए, कैसे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बनाकर। ठीक है, तो जब फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए एक प्रोड्यूसर के द्वारा तो उसको बोलेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसको क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इसे बोला जाता है, या फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहां पर जनरली जो पैसा है वो इन्वेस्ट कहां पर हो रहा है, फिक्स एसेट के अंदर हो रहा है,
राइट। अब मुझे फिक्स एसेट निकालने हो या फिर मुझे अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालो, तो आप अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट करोगे? यानी आप प्रोड्यूसर हो तो अभी अपने आप को आप प्रोड्यूसर मानेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि सर आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। देखिए सर कैसे निकलेगी मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर यह बोला जाता है स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट विद इन द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, राइट। जो प्रोड्यूसर के पास फिक्स एसेट है अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, यानी कि यहां पर कितने हैं टोटल? 10 है सर, 10 है। कितने एसेट्स है सर? 10 एसेट्स है। कितने फिक्स एसेट है? 10 फिक्स एसेट है। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा बेटा स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में उसके पास कितने फिक्स एसेट थे? 2 फिक्स एसेट थे। तो टोटल उसकी, अगर मैं बोलूं आपसे कि उसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उसकी जो टोटल फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो 8 कैपिटल एसेट्स है। कितनी है? 8 कैपिटल एसेट्स है। और मैं इसके अंदर बोल सकता हूं बच्चे, और क्या बोला जा सकता है? इट बेसिकली डिनोट्स द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और इसको दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उसके पास एसेट बढ़े, एक प्रोड्यूसर के पास एक अकाउंटिंग ईयर में कितने एसेट बढ़े? पहले 2 एसेट थे, अब 10 एसेट हो गए, तो कितने एसेट बढ़े सर? 8 एसेट बढ़े, 8 कैपिटल एसेट बढ़े। और ये 8 कैपिटल एसेट उसकी क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट है। कैसी इन्वेस्टमेंट है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। कैसी इन्वेस्टमेंट है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। नाउ सेकंड पॉइंट, राइट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं? अब ध्यान से सोचो, एक बिजनेस जनरली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? कैपिटल एसेट में पैसा क्यों लगाता है? सोचिए, खुद सोचिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं, आप फिक्स एसेट में पैसा क्यों लगाएंगे? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे सर? आप खुद सोचिए। सर अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूं तो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहूं, ज्यादा गुड्स देना चाहूं तो एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करूंगा तो उसके लिए मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पैसा कहां इन्वेस्ट करूंगा? फिक्स एसेट के अंदर। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझिए, आपकी एक फैक्ट्री थी बेटा, है ना? आपकी कितनी फैक्ट्री थी? एक फैक्ट्री थी। उस एक फैक्ट्री के अंदर मान लो बेटा आपकी एक मशीन लगती थी। कितनी मशीन लगती थी? एक फैक्ट्री थी, एक मशीन लगती थी। आपने सोचा कि क्यों ना सर एक्सपेंड किया जाए अपना बिजनेस, क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडी के अंदर कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का क्या होता है? सरवाइव करना। और जब वो सरवाइव कर लेता है मार्केट के अंदर, उसके बाद क्या सोचता है वो? उसके बाद वो प्रॉफिट की सोचता है। और जब वो प्रॉफिट कमा लेता है मार्केट के अंदर, उसके बाद क्या सोचता है? ग्रोथ की सोचता है, एक्सपेंशन की सोचता है। अब बिजनेस यहां पर क्या बेटा, ध्यान से समझो, बिजनेस के पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने एसेट है? एक मशीनरी है। लेकिन बिजनेस चाहता है एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? यहां पर बिजनेस बढ़ाएगा। और जब वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? सोचने वाली बात है, क्या होगा? जैसे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। यस और नो? अब जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? इसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है, वो भी बढ़ेगी। और जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। यानी कि ध्यान से समझो, अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं किसके अंदर? फिक्स एसेट के अंदर। और जब फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी वजह से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी। और जब ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने की वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा सर? उसकी वजह से देश की जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी बढ़ेगी। और उसके बढ़ने की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ेगा। तो आइए समझते हैं क्या फायदा होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहली बात, जब फिक्स इन्वेस्टमेंट आप लोगों की बढ़ी तो इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। पहले अगर मान लो प्रोड्यूसर 100 यूनिट बना रहा था एक मशीन के साथ, अब वो बेटा 10 मशीन लेके आ गया, तो अब वो कितनी यूनिट बनाने वाला है? 10 into 100 यूनिट। यानी कि टोटल बात करूं तो आपकी कितनी यूनिट बनेगी? 1000 यूनिट बनेगी। अगर 1000 यूनिट बनेगी तो पहले मान लो यहां पर बेटा एक लेबर ये 100 यूनिट बना रही थी, अब यहां पर भी लेबर क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी लेबर की। और जब लेबर को इंक्रीज किया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। सेकेंड थिंग क्या होगा?
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई प्रोड्यूसर की। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हायर लेवल ऑफ आउटपुट देखने को मिलेगा इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इकोनॉमी के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट जाएंगे। जब ज्यादा प्रोडक्ट इकोनॉमी के अंदर जाएंगे तो लोगों को ज्यादा कंजम्पशन करने के लिए मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, हायर रेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ होगी। देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। सेकंड, अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूं तो सेकंड टाइप का जो इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है वो होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। किसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेंट्री के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि हमारी इन्वेंट्री की कैटेगरी में क्या क्या आता है, यानी कि अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर के लिए उसकी इन्वेंट्री की कैटेगरी में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझना, जो हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा, कहता है इट रेफर्स टू द स्टॉक होल्ड बाय द प्रोड्यूसर। इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, वो स्टॉक आएगा जो होल्ड किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा। किसके फॉर्म में सर, वो 3 फॉर्म में हो सकता है। कितने फॉर्म में हो सकता है, 3 फॉर्म में हो सकता है। और वो 3 फॉर्म क्या है, या तो वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में अपने पास रखेगा, और फिनिश गुड्स के फॉर्म में वो अपने पास गुड्स को क्यों रखता है, ध्यान से समझो, फिनिश गुड्स के फॉर्म में अपने पास स्टॉक में क्यों रखता है, क्योंकि अगर मान लो अब मेरे पास, मान लो बेटा स्टोर रूम नहीं है, मैं स्टॉक में अपने गुड्स को नहीं रख पा रहा हूं। जब मैं गुड्स को अपने स्टॉक में नहीं रख पा रहा हूं और फ्यूचर में उसकी डिमांड आ जाती है, कंज्यूमर डिमांड करने लग जाता है कि सर हमें ये प्रोडक्ट और दो, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोड्यूसर क्या नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर सप्लाई ही नहीं कर पाएगा। और जब वो सप्लाई ही नहीं कर पाएगा तो उसका प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो फिनिश गुड है, वो फिनिश गुड्स भी क्या है बेटा, अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहा है, यानी जो गुड्स प्रोड्यूसर ने बनाकर ऑलरेडी स्टोर रूम के अंदर जाकर रख दी है, ताकि वो उसको फ्यूचर में क्या कर सके, जब उसकी डिमांड आए तो इजीली उस डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, कैटर कर सके। सेकंड इसके अंदर आता है बच्चे सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स को भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। सेमी फिनिश गुड्स के अंदर जनरली आता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसको वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये गुड्स बेसिकली क्या करती है, ये जो आपकी सेमी फिनिश गुड्स है, ये वो गुड्स है जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, यानी कि वर्क इन प्रोसेस है, ये अभी प्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं पहुंची है। आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्शन की कैटेगरी में पहुंचने के लिए, या फिर जो फाइनल गुड्स की कैटेगरी है, उस फाइनल गुड्स की कैटेगरी में अभी नहीं पहुंची है। ये वो गुड्स है, जब वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में पहुंच जाएगी तब वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल गुड्स हो जाएंगी। अभी तक क्या है बच्चे, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्यों जरूरी है, ये इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए जरूरी है ताकि वो उसको किस में कन्वर्ट कर सके, फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। थर्ड अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो थर्ड हमारा क्या आता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब है बेटा बेसिकली इनपुट, जो इनपुट लिया जाता है ताकि हम उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। जैसे कि हमने कप केक्स का एग्जांपल दिया था, तो कप केक्स के लिए जो हमारा इनपुट था वो क्या था, हमारे पास एग्स थे, वीट था या फिर फ्लोर था, और थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या था, घी था, या फिर XYZ, इसी तरह से कई कंपोनेंट हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, रॉ मटेरियल है। और इन्हीं रॉ मटेरियल की मदद से मैं क्या करने वाला हूं, इसे फाइनल गुड्स के अंदर क्या करने वाला हूं बच्चों, कन्वर्ट करने वाला हूं। किसके अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं, फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं, राइट। अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, किसकी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या निकालनी हो, अगर मुझे निकालनी हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो याद करो थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, उसी तरह से हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी निकलती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, कहता है सर चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कि पूरे साल के अंदर, पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो चेंज आया, किसके अंदर चेंज आया, इन्वेंट्री गुड्स के अंदर या फिर इन्वेंट्रीज के अंदर, यानी कि इनिशियल पीरियड के अंदर और फाइनल पीरियड के अंदर, इनिशियल से फाइनल पीरियड के बीच में जो ये हमारा टाइम पीरियड था, इसके अंदर जो पूरा का पूरा चेंज है वो दिखाया जाता है किसके अंदर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो बेटा इनिशियली जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो बेटा 10,000 रुपए की है, कितने की है, 10,000 रुपए की है, और फाइनली जो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है बेटा वो 1 लाख रुपए की आती है। कितने की आती है बच्चे, 1 लाख रुपए की।
यानी कि पहले आपने 10,000 पे इन्वेस्ट करे और उसके बाद आपके पास एंड ऑफ द ईयर जो टोटल इन्वेंट्री आपके पास है वो 1 लाख रुपए की है। तो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर जो टोटल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, फाइनल स्टॉक को माइनस कर देंगे इनिशियल स्टॉक से और वो मेरी निकल कर आएगी सर 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। यही बात यहां पर बोली गई है। यहां पर कहता है क्या बच्चे, यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, चेंज। तो चेंज क्या कहता है, कहता है सर चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। किसमें चेंज होना, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर चेंज होना। कब, पूरे के पूरे साल के अंदर। उसको क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और जनरली यहां पर जब मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करता अकाउंटिंग पीरियड की, अकाउंटिंग पीरियड की। और जनरली अगर मैं इंडिया के अंदर अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं तो वो चलता है बच्चे हमारा 0104 से लेकर 3103 तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है। और अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर कहीं ना कहीं सेम रखा जाता है ताकि इनकम टैक्स कैलकुलेशन बहुत आसानी से किया जा सके इस पर्सपेक्टिव के साथ। नाउ नेक्स्ट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा क्या कहा गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि फाइनल जब मैं बात करता हूं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कब, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इन्वेंट्री के अंदर लास्ट में, पूरे साल के लास्ट में, और इनिशियली कितनी मेरे पास इन्वेंट्री थी। फाइनल इन्वेंट्री में से इनिशियल इन्वेंट्री को जब मैंने माइनस कर दिया, फाइनल इन्वेंट्री में से इनिशियल इन्वेंट्री को जब मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गई कि मैंने इन्वेंट्री के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की हो सकती है तो आप बोलेंगे सर हमारी इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की हो सकती है, एक फाइनल इन्वेस्टमेंट होती है और एक हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। फाइनल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना स्टॉक इंक्रीज हुआ, कितना स्टॉक चेंज हुआ, किसका, फाइनल गुड्स का, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। और वहीं पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना स्टॉक चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है, कहता है इसको बोला जाता है चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या फिर चेंज कितना है। अब आपसे चेंज पूछा जाए तो चेंज को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। ऐसा साइन आप देखेंगे, कैसा साइन देखेंगे, ऐसा साइन देखेंगे, और इस साइन को बोला जाता है बच्चे डेल्टा। क्या बोला जाता है, डेल्टा। और चेंज कैसे निकलता है, हमेशा अगर मुझे चेंज निकालना है तो चेंज निकलता है बच्चे हमेशा फाइनल माइनस, फाइनल में से जब मैं माइनस करूंगा इनिशियल, फाइनल में से जब मैं माइनस करूंगा इनिशियल, और जब मैंने फाइनल इन्वेस्टमेंट में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी बच्चे, चेंज निकल कर आएगी। और यही चेंज मेरी क्या दिखाएगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। जब मैंने इस चेंज को फाइनल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा तो उसको मैंने बोल दिया बच्चे क्या, फाइनल इन्वेस्टमेंट। और जब मैंने इसको किसके पर्सपेक्टिव से देखा, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा, इन्वेस्टमेंट, जब मैंने इसको इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा, किसके पर्सपेक्टिव से देखा, इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा, तो इसको मैंने बोल दिया बच्चे क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोल दिया इसे मैंने, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और वहीं पर जब मैंने फाइनल गुड्स के पर्सपेक्टिव में इसको देखा तो मैंने इसको बोल दिया फाइनेंशियल या फाइनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोल दिया मैंने इसको, फाइनल इन्वेस्टमेंट बोल दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। अब सेकंड पॉइंट समझना, राइट। अब सेकंड पॉइंट समझना। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तो हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की ओर बात कर लेते हैं। जब मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने चेंज देखा, किसके अंदर चेंज देखा, फिक्स्ड गुड्स के अंदर चेंज देखा कि फिक्स्ड गुड्स के अंदर टोटल चेंज कितना है। वहीं पर जब मैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मैं चेंज देखता हूं वो चेंज कैसे दिखता है, इन्वेंट्री के फॉर्म में चेंज दिखता है। और जब
इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से मैं चेंज की बात करता हूं तो इसका फायदा क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस, इसके फायदा क्या रहने वाला है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है एक प्रोड्यूसर के द्वारा या फिर एक इन्वेस्टिंग फर्म के द्वारा, आइए समझते हैं। तो इसके फायदे क्या, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं, सबसे पहले समझिएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आएगा, इसके अंदर फिनिश गुड्स भी आएगा। फिनिश गुड्स क्यों चाहिए, फिनिश गुड्स इसलिए चाहिए क्योंकि कभी अगर अनसर्टेन डिमांड आ गई प्रोडक्ट की, अगर अनसर्टेन डिमांड आ जाती है प्रोडक्ट की, तो हमेशा उस डिमांड को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। इस पर्सपेक्टिव के साथ हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स को भी इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर रखते हैं, इन्वेंट्री के अंदर रखते हैं। सेकंड, रॉ मटेरियल तो हमें हमेशा ही रिक्वायर्ड होगा किस चीज के लिए, फाइनल गुड्स या फिर हमारी फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए हमेशा हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमेशा हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है रॉ मटेरियल की। सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या बोला गया है, वही बात जो मैंने आपको बताई, इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा, हमेशा रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की रहेगी, तो इसकी वजह से हमेशा यह सुनिश्चित होगा कि रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम सप्लाई कर दिया जाए, ताकि कभी भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको कभी भी कंप्लीट होने में कभी भी कोई समस्या ना आए। यानी कि इसको कुछ ऐसा समझिए कि अगर एक बिजनेस के पास रॉ मटेरियल की कमी है, अगर एक बिजनेस के पास रॉ मटेरियल की कमी है, तो हो सकता है कि जो फाइनल गुड्स निकल कर आए, उन फाइनल गुड्स में क्या हो जाएगी बच्चे, शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर रॉ मटेरियल कम है तो फाइनल गुड्स में भी क्या देखने को मिलेगी, शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और फाइनल गुड्स में अगर शॉर्टेज आई तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनकर तैयार होगा। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए तो क्या बोला गया, ये हमेशा सुनिश्चित करता है, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है रॉ मटेरियल के अंदर, तो ये सुनिश्चित करेगा कि कभी भी सप्लाई जो है वो सप्लाई कभी भी इंटरप्ट ना हो और अनइंटरप्टेड सप्लाई हमेशा थ्रू आउट चलती रहे। थर्ड बात क्या करता है, डे टू डे परचेसेस can be avoided leading to the avoidance of the uncertainties of the market। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, तो अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, तो हो सकता है फ्यूचर में, ध्यान से समझो। अब मान लो बेटा, इसको ऐसे समझो बेटा कि आज मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है। अगर आज मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है और प्राइसेस अगर किसी कारण से रॉ मटेरियल के बढ़ जाते हैं, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है, और अगर प्राइसेस बढ़े भी तो इसका इंपैक्ट मेरे ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अगर मैंने इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा है, रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने तो प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे एक्सपेंसिव रेट पर ही उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए भी क्या की जाती है, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फिनिश गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर सो दैट पोटेंशियल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेट। राइट, यानी कि यहां पर मैंने आपसे क्या बात करी, यहां पर फिनिश गुड्स भी आएगी। फिनिश गुड्स क्यों चाहिए, ताकि जो डे टू डे लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपका प्रोडक्ट अगर चाहिए, तो भाई उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि उसकी भी टाइम टू टाइम सप्लाई होती रहे। वही बात यहां पर बोली गई है, फिनिश गुड्स रिक्वायर चाहिए होता है प्रोड्यूसर को, ताकि जो डिमांड है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, उस डिमांड को हमेशा कैटर किया जाए, कभी भी डिमांड और सप्लाई के बीच में डिफरेंसेस नहीं आए। वरना डिमांड और सप्लाई में अगर डिफरेंसेस आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि जो पोटेंशियल प्रॉफिट जो एक प्रोड्यूसर कमा सकता था, वो कहीं ना कहीं उसे लॉस कर देगा, छोड़ देगा बेटा। नाउ ये तो था हमारा इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा स्टॉक है कैपिटल का, उसमें इंक्रीमेंट होना, स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीमेंट होना, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जनरली दो तरह की हो सकती है, या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, या तो हमारे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होगी। फिक्स इन्वेस्टमेंट जनरली इसलिए की जाती है ताकि हमारी प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके, हमारी
हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ी तो गुड्स बढ़ेगी, गुड्स बढ़ने की वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी के ग्रो करने से इकोनॉमी की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ने वाला है। अब सर ये जीडीपी क्या होती है? ऐसे समझ लो कि प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट के बढ़ने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट की कंजम्पशन होगी, ज्यादा प्रोडक्ट की कंजम्पशन होने की वजह से ज्यादा फ्लो ऑफ मनी होगा, और जब ज्यादा फ्लो ऑफ मनी होगा इकोनॉमी के अंदर तो उसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और जगह पर की जा सकती है और इसकी वजह से इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती है। जीडीपी क्या है पढ़ेंगे हम लोग। नेशनल इनकम के अगला टॉपिक की क्या रहेगा उसके अंदर हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी कैसे निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता है, राइट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये बातें समझेंगे, राइट। तो हमने क्या समझा? हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जो सेकंड टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक्स एंड फ्लोस कॉन्सेप्ट जनरली से बोला जाता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करेगा? हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा। याद रखिएगा स्टॉक हमेशा बात करता है बेटा, स्टॉक्स हमेशा बात करता है या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा बात करेगा पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास मान लो बेटा ये एक फोन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास ये एक फोन है, तो इसको बोलेंगे बच्चे स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, वो हमेशा बताता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 अगस्त को मेरे पास 20,000 रुपए है, 1 अगस्त को एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कितने पैसे हैं? 20,000 रुपए है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करूंगा तो वहां पर होगा बच्चे स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वहीं पर फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चीजें घटी तो इसके बारे में बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, कहता है स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तो वो मेरा होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है। स्टॉक कॉन्सेप्ट अभी कितने हैं? 11 तारीख को स्टॉक कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 11 अगस्त को मैंने देखा, उसके बाद सितंबर को देखा, अक्टूबर को देखा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने चेक किया तो ये मेरा क्या है बच्चे? ये मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या बनेगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। On August 21, you have 28,000 in your bank account. 28 अगस्त को मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 20,000 रुपए थे, 28,000 रुपए थे। और on 25th दिसंबर you have 20,000 in your account, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास कितने पैसे थे वो बताया किसने? स्टॉक कॉन्सेप्ट ने। This have stock value because it is measured at a specific point of time. ये जो कॉन्सेप्ट है कहता है इसकी कैसी वैल्यू होगी? स्टॉक वैल्यू होगी, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या किया जा रहा है? मेजर किया जा रहा है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है? मेजर किया जा रहा है। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है हमारा फ्लोस कॉन्सेप्ट। क्या है इसका जस्ट अपोजिट? फ्लोस कॉन्सेप्ट। फ्लोस कॉन्सेप्ट हमेशा मेजर करता है क्वांटिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कब मेजर करता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें कैसे चली? मैंने जैसे हम कई बार बात करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इतनी चीजें हैं, वो मेरा हो गया बच्चे कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टॉक्स कॉन्सेप्ट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं राइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर बोला कि यार इतनी तारीख को ये था, अब ये थी, इतनी हो गई और लास्ट में फाइनली ये हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ बात जब मैंने करी, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी, तो उसको बोला जाएगा बेटा क्या? हमारा फ्लोस कॉन्सेप्ट। फ्लोस कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा और स्टॉक्स कॉन्सेप्ट हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मंथली सैलरी ऑफ 50,000 गेटिंग 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट। अब मैं जब ये मंथली सैलरी की बात कर रहा हूं तो मंथली सैलरी का मतलब क्या बच्चे? हर बार, हर महीने रिपीट होगी,
हर महीने रिपीट होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलने वाली है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलने वाली है ये 50,000। 10% मुझे एनुअली मिलेगा। आज से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा तब भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितना परसेंट मिलने वाला है? 10% मिलने वाला है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर वो समझिएगा, दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। इसको कैसे मेजर किया जाता है? पर यूनिट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। एन आर, अ डे, अ मंथ और एन ईयर एटसेट्रा। यानी कि एक घंटे के अंदर कितना चेंज आया, 2 घंटे में कितना चेंज आया, 1 महीने में कितना चेंज आया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया, उसको बोला जाता है हमारा फ्लोस कॉन्सेप्ट। इनकम की बात करूं, एक्सपेंडिचर की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करता हूं, कंजम्पशन की बात करता हूं, ये कैसे एग्जांपल है? हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर इनकम की बात करता हूं। इनकम अगर आपकी मान लो हर आर्ली बेसिस पर इनकम बढ़ रही है, तो 1 घंटे पहले मेरी इनकम मान लो 10,000 रुपए थी, अब 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद मेरी इनकम 20,000 रुपए हो गई। उसके नेक्स्ट आवर के बाद मेरी इनकम जो है वो 30,000 हो गई। उसके नेक्स्ट आवर के बाद जो मेरी इनकम है वो 40,000 हो गई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बात की जा रही है? यहां पर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात की जा रही है। कैसा कॉन्सेप्ट है सर? फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, पूरे साल की बिगिनिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए थे। उस 1 लाख को मैंने क्या करा बच्चे? पहले 20,000 रुपए खर्च किए, फिर उसके बाद बच्चे मैंने 30,000 रुपए खर्च किए, फिर मैंने 40,000 रुपए खर्च किए, और लास्ट में आज मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? 10,000 रुपए बचे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात हो रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी बात होगी तो उसके अंदर हमेशा बात की जाएगी किसकी? बोलो बोलो, फ्लो कॉन्सेप्ट की बात होगी। किसकी बात होगी? फ्लो कॉन्सेप्ट की बात होगी। Now, let us try to understand the difference between stocks and flow concept. Stocks and flows concept के बीच में आइए थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। समझना बेटा, ये स्टॉक है, ये फ्लो है, ये स्टॉक है, ये फ्लो है। ये फ्लो क्यों है? यहां से इनकम आ रही है, यहां से इनकम, मान लो बेटा ये इनकम है, ये मान लो बच्चे इनकम है, तो ये इनकम आ रही है, फ्लो हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आ रही है आ रही है आ रही है। ये क्या पर क्या हो रही है? इकट्ठी होती जा रही है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इकट्ठी होती जा रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करूं तो मैं बोलूंगा मेरे पास इतनी इनकम थी। थोड़े से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के मेरे से पूछा कि कितनी इनकम है, बोलूंगा सर इतनी इनकम है। लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए कि मेरी इनकम यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक इतनी इनकम थी, फिर यहां से लेकर यहां तक इनकम थी, तो ये बन गया मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मेरे से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकम पूछी गई तो मैंने उसको क्या बोला कि ये मेरी क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं और इसको थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट की अगर कभी भी बात की जाए, फ्लो कॉन्सेप्ट की अगर कभी भी बात की जाती है तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट की कभी भी बात की जाए तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी चीजें हैं उसकी बात की जाती है हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर। फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात होगी। कैसे बात होगी? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चीजें घटित हुई। एग्जांपल के तौर पर आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? इज द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये याद रखिएगा, स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है सर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, अब आओ इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको और बढ़िया तरीके से। इसको मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा समझो, आप एक बिजनेस हो, आप क्या बच्चों? एक बिजनेस हो। अब बिजनेस क्या करता है? गुड्स बनाता है। बिजनेस क्या करेगा? गुड्स बनाएगा। अब गुड्स बनाई, मान लो बेटा ये मेरा वेयर हाउस है। यहां पर समझना, ये मेरा क्या है बच्चे? वेयर हाउस है। ये मान लो बेटा ये मेरा क्या है? वेयर हाउस है। ठीक है, ये मेरा वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस के अंदर मैंने गुड्स बनाई और गुड्स मतलब गुड्स बनाकर इसके अंदर क्या करी? वेयर हाउस के अंदर गुड्स क्या होती है? स्टोर होती है। मान लो बच्चे ये मेरी गुड्स थी, ये मेरी गुड्स थी, और ये गुड्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है ना, ये आपकी गुड्स थी, ये गुड्स गई और ये सारी गुड्स क्या हो गई? यहां पर जाकर स्टोर हो गई। ये गुड्स सारी की सारी आपने क्या कर दी? स्टोर कर दी। स्टोर कर दी और मैं गया काउंट करने के लिए, है ना। यानी कि ये कंपनी जो थी इसने अपने किसको भेजा? एक अपने मैनेजर को भेजा कि जाओ और गिनकर आओ कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, आपके पास कितना
स्टॉक है किसका, हम बात करते हैं ना कितना स्टॉक है गुड्स का। तो आप गए और आपने बोला सर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैंने आपको बोला जाओ सर देख के आओ, आपने बोला सर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास सर 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला काउंट करो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास गुड्स का कितना स्टॉक है। आपने बोला सर 10 यूनिट है। जब आपने बोला 10 यूनिट तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास आई 10 यूनिट। तो हमने बोला सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स कॉन्सेप्ट है सर, या फिर स्टॉक्स कॉन्सेप्ट इसको बोला जाएगा। अब फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब ये बात की जा रही थी बेटा, मान लो 01/10/2023 की, राइट, एग्जांपल के तौर पर अक्टूबर की बात हो रही थी। अब आ गया बेटा दिसंबर, अब आ गया दिसंबर, ये अगेन आपका वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस में बेटा आपको मैंने फिर भेजा, मैंने कहा जाओ और देख के आओ आपके पास कितनी गुड्स पड़ी हुई है स्टोर में, जाओ और स्टोर में देख के आओ कितनी गुड है। तो आपने बोला सर यहां पर हमारे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो मैंने आपसे पूछा कि ओवर ये क्या है बच्चे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यानी कि बेटा ये क्या था, अक्टूबर था, यहां पर मान लो बेटा दिसंबर है। तो इस पूरे के पूरे ओवरऑल पीरियड के बीच में, इस ओवरऑल पीरियड के बीच में आपके पास कितने गुड्स हैं, कितने गुड्स की स्टोरेज है। तो ये जब पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई, तो पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई। अब वो पीरियड ऑफ टाइम घंटों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स। ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहां पर समझिएगा वही बात बोली गई है, स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, whereas flow is the quantity of a variable which is measured over a period of time। flow concept के अंदर क्वांटिटी को मेजर किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे मेजर किया जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। जी सर, एग्जांपल समझते हैं। Quantity of a food grains stored in a warehouse on 1st January 2018। देखो यहां पर वैसे ही कुछ एग्जांपल आ गया कि 1 जनवरी 2018 को कितनी ग्रेन्स स्टोर्ड थी एक वेयर हाउस में। मैंने आपको भेजा, मैंने आपको बोला जाओ और देख कर आओ कितनी ग्रेन्स स्टोर्ड है। आप गए और आपने देखा कि सर इतनी ग्रेन्स स्टोर्ड है अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी ग्रेन्स स्टोर्ड है। तो मैंने उसको क्या बोला, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चे, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑन 1 जुलाई 2017। इस पर्टिकुलर टाइम यानी कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को मैंने आपको बोला जाओ और बताओ मेरे को कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर। तो आपने बोला सर अभी इतने बच्चे हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी सप्लाई हो रही है पैसों की, मनी सप्लाई। नेशन की वेल्थ, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री के पास कितना पैसा है, नेशनल वेल्थ। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक है, ठहरा हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन की बात नहीं होगी क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, अभी हाल में क्या चल रहा है उसकी बात करेगा, ओवरऑल पीरियड की बात नहीं करता है। इसलिए कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, बोलो बोलो, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। कैसा है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो कहता फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारी क्वांटिटी है उसको मेजर किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटीज है। एग्जांपल, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग द ईयर 2017, पूरे 2017 में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2017 की स्टार्टिंग से 2017 के एंड तक, 2017 की स्टार्टिंग से 2017 के एंड तक कितना कंज्यूम, कितना बनाया गया फूड ग्रेन्स, कितना कंज्यूम किया गया, कितना प्रोडक्शन किया गया फूड ग्रेन्स का, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात हो रही है। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात होगी तो ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा सर, ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। कैसा कॉन्सेप्ट होगा सर, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग द ईयर 2017, पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल में कितने बच्चे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बात हुई तो वो कैसा कॉन्सेप्ट बना, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो कॉन्सेप्ट बना। कैसा कॉन्सेप्ट बना, फ्लो कॉन्सेप्ट बना। वहीं पर समझिएगा, नेशनल इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकाली जाती है कि कितनी प्रोडक्शन हुई
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई एक नेशन के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर शुरू होने से लेकर लास्ट तक कितना प्रोड्यूस किया गया वो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की जाती है। देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है। फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक का मतलब क्या, चेंज होने वाला, स्टैटिक नहीं है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, आज कुछ और है, कल देखोगे कुछ और आएगा, परसों देखोगे तो कुछ और आएगा, और ऐसे ही रिजल्ट हर एक टाइम पर चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, क्योंकि यहां पर हम पर आवर के बेसिस पर भी कंपैरिजन करते हैं, पर डे के हिसाब से भी कंपैरिजन करते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा यहां पर। इसीलिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वैसे तो एक वीडियो ऑलरेडी इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी है, लेकिन जल्दी से एक बार फिर से मैं आपको ये टॉपिक करवा देता हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अगर मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मेरे प्यारे बच्चों बात करूं, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पढ़ना जरूरी है या फिर समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है सर, हमें जानना जरूरी है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हमारे जनरली होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है, आप बहुत ज्यादा होशियार हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सब जानते हो कि सर हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल जो सेक्टर्स होते हैं वो 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सर, 4 सेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से 4 सेक्टर है सर, एक तो सर सबसे पहला सेक्टर हमारे पास होता है हाउस होल्ड। क्या होता है, हाउस होल्ड। दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा है सर, दूसरा है हमारा फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है सर, हाउस होल्ड सर कंजम्पशन करता है। फर्म क्या करती है सर, फर्म प्रोडक्शन करती है। हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। वहीं पर तीसरा क्या होता है बच्चे, गवर्नमेंट। और फोर्थ क्या होता है बच्चे, फोर्थ क्या होता है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी आपसे सेक्टर की, तो एक इकोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 4 मेन सेक्टर्स है बच्चे। कितने सेक्टर्स हैं, 4 मेन सेक्टर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है हमारे पास, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है बच्चे वो है हाउस होल्ड। कौन सा है, हाउस होल्ड। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है बच्चे वो कौन सा है हमारे पास, फर्म। क्या है बच्चे, फर्म। और थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आता है, थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है गवर्नमेंट। कौन आती है हमारे पास, गवर्नमेंट। और लास्ट हमारे पास कौन आता है बच्चे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है बच्चे, जनरली अगर यहां पर मैं बात करूंगा तो एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट की बात भी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात भी होगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं, जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। हो सकता है मैं दूसरी कंट्री में जाकर काम करूं तो वहां से भी क्या करूंगा, इनकम करूंगा, इनकम कमाऊंगा। लेकिन जब हम 12th क्लास पढ़ते हैं तो 12th क्लास के अंदर जब बात की जाए तो 12th क्लास के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको सीबीएसई बोलता है। क्या बोलता है सीबीएसई, कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ 2 फैक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपने नेशनल इनकम को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आसान है और 2 सेक्टर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा 3 सेक्टर 4 सेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ज्यादा यहां पर डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। अब समझना बेटा, हमारे पास क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आप ये मानोगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर है एक इकोनॉमी के अंदर। एक बच्चे हाउस होल्ड है और दूसरा सेक्टर आपकी फर्म है। इन 2 सेक्टर के अलावा बाकी 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भूल जाओ कि गवर्नमेंट भी है, ना एक्सटर्नल सेक्टर है, बस आपके पास सिर्फ 2 सेक्टर है। एक इकोनॉमी के अंदर बस 2 सेक्टर है। कौन कौन से, एक सर हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। हाउस होल्ड और फर्म। ऐसा माना जाता है कि ये जो हाउस होल्ड्स हैं, क्या है बच्चे, ये जो हाउस होल्ड है ये क्या है बच्चे, इनके पास क्या है, इनके पास हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो हाउस होल्ड्स है दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या है, ये ओनर है। सारे के सारे रिसोर्सेज या फिर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, हाउस होल्ड के पास में। हाउस होल्ड से फर्म क्या करती है, लेती है, क्या करती है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेती है ताकि वो इनका यूज करके कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस कर सके सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी उनको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, गुड्स और सर्विसेज का आनंद ले सके, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर सके। जब मैं हाउस होल्ड की बात करता हूं, हाउस होल्ड के अंदर, हाउस होल्ड के पास क्या सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और हमारे पास जनरली कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहला हमारे पास आता है लैंड, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है लेबर, थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है सर कैपिटल, फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर। फोर्थ नंबर हमारे लिए क्या है, एंटरप्रेन्योर। अब बेटा मेरे ध्यान से समझना, क्या आता है एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज को किसको देता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को किसको देता है, फर्म्स को देता है। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा, किसे फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म्स को। हाउस होल्ड किसे फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म्स को। जब ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म्स को, तो फर्म से कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेक्ट करेगा या नहीं करेगा, जी सर करेगा। और जो वो इनकम एक्सपेक्ट करता है उस इनकम को बोलते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, फैक्टर इनकम। अब मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर इनकम समझना, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं, लैंड के बदले में हमेशा आपको क्या मिलेगा, रेंट। लेबर के बदले में आपको क्या मिलेगी बच्चों, वेजिस। लेबर के बदले में क्या मिलती है, वेजिस। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलता है बच्चे, इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और लास्ट में हमारे पास क्या बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, आपका प्रॉफिट। यहां से क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट। हाउस होल्ड ने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज दी। किसे फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी। फर्म्स ने इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर इनकम दी। क्या दी, फैक्टर इनकम दी, राइट। अब ध्यान से समझो, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अब इन फैक्टर इनकम, अब ऐसा मानोगे कि जो भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज के द्वारा, यार ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है, जो भी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा, राइट, या फिर जो भी हाउस होल्ड के द्वारा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाएंगे और इनसे जो उन्हें इनकम होगी, ये सारी की सारी इनकम खर्च कर देंगे, राइट। तो यहां पर ऐसा समझेंगे, ऐसा मानेंगे कि यहां पर जो आपकी इनकम है और आपकी जो एक्सपेंडिचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल। तो अब हाउस होल्ड ने क्या करा, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, और फर्म ने क्या करा, हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दी। अब फर्म क्या करेगी, अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, फर्म क्या करेगी, सर फर्म कुछ भी नहीं करेगी। आपको पता नहीं है सर, इतनी सी तो बात है। फर्म क्या करेगी, फर्म मेरे प्यारे बच्चों प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। किससे गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर फर्म क्या करने वाली है, गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली है। और जब वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। क्या किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, हाउस होल्ड के लिए, राइट। तो अब ये फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड को क्या करने वाली है, ये गुड्स एंड सर्विसेज देने वाली है। किसको गुड्स और सर्विसेज देने वाली है, फर्म्स को। फर्म क्या करने वाली है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देने वाली है। और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म्स को पेमेंट करेगा। किसके लिए पेमेंट करेगा, कंजम्पशन के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसके बदले में क्या करेगा, फर्म को पेमेंट करेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो जो कमाया, जो यहां से फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर इनकम कमाई, वो सारा का सारा पैसा क्या कर देना है, वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देना है। कहां पर खर्च कर देना है, गुड्स को कंज्यूम करने में। गुड्स को कंज्यूम करने में सारे के सारे पैसे को क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। बेटा कोई भी पैसा नहीं बचना चाहिए अपने पास, ऐसा मानेंगे। क्यों मानेंगे, एजम्पशन है, माना जाता है कि जो भी कमाया वो सारा का सारा खर्च कर दिया। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि भैया पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से घूमता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से घूमता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से घूमता रहेगा। और कोई भी अल्टीमेटली पैसा नहीं बनाता है, सारा पैसा क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं इसके अंदर। यही आपका कॉन्सेप्ट कहता है टू सेक्टर इकोनॉमी का। टू सेक्टर इकोनॉमी का आपका यही कॉन्सेप्ट है।
अगर मैं सर्कल फ्लो ऑफ इनकम की बात करूं तो आपके पास जनरली 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। यू हैव 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सा? एक हाउस होल्ड है, एक आपके पास फर्म है, थर्ड आपके पास गवर्नमेंट है, और फोर्थ आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको हम लोगों ने बोल दिया फॉरेन सेक्टर। जिसको हम लोगों ने क्या बोला? फॉरेन सेक्टर बोला। क्या बोला? बोलो बोलो, फॉरेन सेक्टर बोला। अब ध्यान से समझो, राइट? फर्म क्या है? हमारी प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी है। गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है सर? हाउस होल्ड मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि कंजम्पशन किसके द्वारा होगी? कंजम्पशन करने के लिए हमें हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों हाउस होल्ड ही ना हो तो कंजम्पशन कौन करेगा? कंजम्पशन का मतलब क्या बच्चों? यहां पर कंजम्पशन का कहीं ना कहीं लेना देना है डिमांड का। डिमांड से मांग कौन करेगा? मांग हमेशा कंज्यूमर करते हैं, और कंज्यूमर ही नहीं है तो प्रोडक्शन किसके लिए होगी? सप्लाई ही किसके लिए होगी? तो सप्लाई किसी के लिए की ही नहीं जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि सर कंज्यूम करने वाला ही कोई नहीं है, डिमांड करने वाला ही कोई नहीं है। जब मार्केट के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जब डिमांड करने वाला ही कोई नहीं है तो कंजम्पशन प्रोडक्शन किसके लिए होगी? सप्लाई किसके लिए की जाएगी? इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाउस होल्ड का होना, दूसरे नंबर पर फर्म का होना, तीसरे नंबर पर आती है गवर्नमेंट, और फोर्थ नंबर पर आते हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर। गवर्नमेंट बेसिकली चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखती है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेक्टर इकोनॉमी आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को मैंने समझाया। इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पर हाउस होल्ड और फर्म्स आप लोगों की आती है। और इसका एक और नाम है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक और नाम है, इसको प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्या बोला जाता है? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 ही प्लेयर है, हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, बाकी कोई और तीसरा सेक्टर नहीं है। और जब कोई और तीसरा सेक्टर उसके अंदर इवॉल्व ही नहीं है तो इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड है। ओपन कब होगी? जब फॉरेन सेक्टर आ जाएगा, फोर्थ सेक्टर आ जाएगा, जहां पर हम एक्सटर्न, जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? जब वो आएगा तब जाकर ये जो इकोनॉमी है वो कैसी हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। कैसी इकोनॉमी होगी? ओपन इकोनॉमी। हाउस होल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज को फर्म को देगा, फर्म्स फैक्टर इनकम देगी किसको? हाउस होल्ड्स को। फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दी जाएगी किसको? हाउस होल्ड्स को, फर्म के द्वारा। और फिर हाउस होल्ड उसको कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा? उसके लिए पेमेंट करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? पेमेंट करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। वही बात मेरे प्यारे बच्चों बोली गई है। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तीसरा सेक्टर और आ जाता है, और वो तीसरा सेक्टर हमारा क्या है? गवर्नमेंट है। जैसी गवर्नमेंट आ गई तो प्राइवेट प्लेयर हट गए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बात कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की नहीं है। अब तीसरा सेक्टर आ चुका है आपके बीच में, जिस सेक्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट। क्या नाम है उसका? गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट आ गई तो प्राइवेट वर्ल्ड हट गया, ये अभी भी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है। और जैसे ही अब फोर्थ सेक्टर आ जाएगा, फोर्थ सेक्टर का मतलब क्या है? आपका एक्सटर्नल सेक्टर आ जाएगा। एक्सटर्नल सेक्टर के आते ही, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे ही आ गया, ये इकोनॉमी कैसे हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी हो जाएगी सर। कैसी इकोनॉमी हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी हो जाएगी सर, राइट? अब मैं बात करता हूं प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी की। प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि सर पेपर में क्या आएगा? 2 सेक्टर इकोनॉमी। पेपर में क्या आएगा? बोलो, 2 सेक्टर इकोनॉमी आएगी सर। ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी आएगी, इसलिए बात कर रहा हूं सर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एज्यूम करके चलेंगे हम। जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ेंगे कुछ एजम्पशन करके चलेंगे। पहली एजम्पशन क्या है? कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो बाकी 2 सेक्टर नहीं इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बस 2 फैक्टर है। एक हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है। एक हाउस होल्ड है, दूसरा फर्म है। बस ये 2 ही फैक्टर हैं, और ये 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी की पूरी इकोनॉमी, ये 2 ही सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर रहने वाले हैं। पहली बात क्या है? देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड द प्रोडक्शन सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। सेकंड, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ओनर है किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसके हाथ में है? ओनर के हाथ में। और ओनर कौन है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ओन करेगा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। थर्ड बात क्या है? फर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज। जो फर्म है इन फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगी। कहां से हायर करेगी? हाउस होल्ड से हायर करेगी, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए क्या करेगी? हायर करेगी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? जितना भी पैसा कमाएगा, जितना भी पैसा कमाएगा वो सारा का सारा पैसा कंजम्पशन में खर्च कर देगा, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। सारा का सारा जो पैसा कमाएगा
कमाया वो सारा का सारा पैसा खर्च हो गया, जो कमाया वो खर्च हो गया, कमाया खर्च हो गया, राइट। कुछ भी सेविंग यहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये अजम्पशन है कि जो भी इनकम है वो किसके बराबर होने वाली है, एक्सपेंडिचर के बराबर होने वाली है। इसका मतलब नो सेविंग, किसी भी तरह की सेविंग यहां पर नहीं देखी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह की सेविंग नहीं होगी यहां पर। नेक्स्ट राइट, यहां पर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। टू सेक्टर इकोनॉमी है तो ये दो तो आएंगे ही नहीं, भूल जाओ, ये यहां पर ये दो सेक्टर है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, ये बात बोली गई है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि ये जो इनकम है ये जनरली गोल गोल घूमती रहती है। कैसे है गोल गोल घूमती रहती है, क्योंकि वहां पर तीन चीजें ये घटित होती है, प्रोडक्शन भी होगी, इनकम जनरेशन होगी और एक्सपेंडिचर होगा। चीजों का प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट, उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होने की वजह से क्या किया जाएगा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनकम जनरेट होगी, फिर गुड्स बनाई जाएगी, उन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, प्रोडक्शन भी होगी, इनकम भी जनरेट होगी और एक्सपेंडिचर भी होगी, और ये चीजें ऐसे ही घूमती रहती है एक इकोनॉमी के अंदर। ये बात बोली गई है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, राइट। हमारे पास दो टाइप के फ्लो होते हैं बेटा, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो के अंदर ध्यान से समझना, रियल फ्लो के अंदर हमारी इनकम फ्लो नहीं होती है। मनी फ्लो का मतलब होगा जहां पर पैसा फ्लो हो रहा है, पैसा आता हुआ पैसा जाता हुआ दिखेगा। जब पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, आपके पास पैसे हैं, आपने पैसे लिए, आपने पैसे दिए किसी को, तो आपको दिख रहे हैं कि मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूं। जब पैसा ना देके गुड्स दे रहा हूं, मान लो ये गुड्स है बेटा, गुड्स दे रहा हूं, तो ये कैसा फ्लो होगा, रियल फ्लो होगा। तो रियल फ्लो के अंदर गुड्स फ्लो होती है और मनी फ्लो के अंदर पैसा फ्लो होता है। देखो यहां पर ये हाउस होल्ड, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारी फैक्ट्रीज है, ये हमारी हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड ने क्या करा, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब दिए तो कोई इनकम गई क्या, पैसा गया क्या, नहीं सर। तो कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। तो कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। तो रियल फ्लो के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि रियल फ्लो के अंदर इनकम फ्लो नहीं होगी, रियल फ्लो के अंदर इनकम फ्लो नहीं होती है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती है। तो यहां पर क्या दिए बच्चे, लैंड दी, लेबर ली, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, पैसा नहीं दिया, तो कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। इसके बदले में फर्म्स ने क्या करा, इसके बदले में फर्म ने क्या करा, पैसा दिया। इसके बदले में फर्म ने क्या करा, पैसा दिया। किसे पैसा दिया, बिजनेसेस को पैसा। इसके बदले में फर्म्स ने क्या करा, हाउस होल्ड्स को पैसा दिया इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में, जिसको बोला फैक्टर इनकम। क्या पैसा आया, जी हाँ पैसा आया। तो कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। अब क्या करा, अब इन्होंने यानी कि फर्म ने क्या करा, हाउस होल्ड्स को गुड्स बना कर दी। गुड्स क्या बना कर दी, गुड्स बना कर दी। जब गुड्स बना कर दी तो किसका फ्लो हुआ, गुड्स का फ्लो हुआ। और जब गुड्स फ्लो हो रही है तो बेटा कैसी इनकम है, रियल फ्लो है। कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। अब यहां से हाउस होल्ड ने क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या कहता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक्सप्लेन द इंटरसेक्शन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू देयर इकोनॉमी। कैसे एक इकोनॉमी के अंदर मनी और गुड्स फ्लो होती है उसके बारे में बात करता है ये, राइट। अब एक है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये एक बार देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है, जो बातें मैंने आपको समझाई वही बातें, वही पॉइंट यहां पर आपके लिए मेंशन किए गए हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा के साथ। थैंक यू।